नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बीजेपी के रामबाण को लेकर। जी हां, कांग्रेस के सीनियर लीडर रामनिवास रावत को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो मंगलवार को सच साबित हुई। रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। राहुल गांधी के भिंड दौरे के दिन उन्होंने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। सोमवार को इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी में शामिल होकर सबको चौंका दिया था। इधर बीजेपी कांग्रेस में मची इस भागम भाग को लेकर पीएम मोदी की लोकप्रियता से जोड़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस इस भगदड़ को रोक क्यों नहीं पा रही है। क्या कांग्रेस संगठन अपने नेताओं की नब्ज नहीं समझ पा रहा है और बीजेपी को चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा? आज चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में आए राम, क्या कांग्रेस का बिगड़ेगा काम? दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये पंक्ति इन दिनों कांग्रेस पर सटीक बैठ रही है। बस अंतर इतना ही है कि कांग्रेस के दिल के टुकड़े इधर उधर नहीं बल्कि बीजेपी में जा जाकर गिर रहे हैं। कुछ घंटे पहले अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन कर इंदौर से कांग्रेस का सफाया कर दिया, तो अब चंबल की राजनीति के एक और बड़े कांग्रेसी चेहरे ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। 6 बार के विधायक, ओबीसी का बड़ा चेहरा रामनिवास रावत बीजेपी के हो गए हैं। अब एक के बाद एक लग रहे इन झटकों पर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी दल बदल का महापर्व चला रही है। ये बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर जो दल बदल के द्वारा मेंढकों के तौलने का जो महापर्व चला रही है, ये इनके खिलाफ जाएगा। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उनको? अब ये और बता दें कि उनको कब मंत्री बना रहे हैं और क्या सौदेबाजी इसके पीछे हुई है। अभी अभी वो विधायक बने हैं, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस्तीफा देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। तो इस देश में चुनाव होते रहेंगे क्या? रामनिवास रावत को लेकर अटकलें तो कई दिनों से चल ही रही थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनसे बात भी की, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हो सकी। लिहाजा राहुल गांधी के भिंड दौरे के दिन ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि बीजेपी इस दल बदल को पीएम मोदी की लोकप्रियता बता रही है, साथ ही कांग्रेस में मची इस भगदड़ पर तंज कस रही है। देखिए, कांग्रेस की विफलता है कि पूरे भारत भर में कांग्रेस के नेतागण छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस की कुप्रबंधन है। रामनिवास रावत जी और मुरैना की महापौर बहन शारदा जी जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस में जीतू पटवारी जी एक मध्य प्रदेश कांग्रेस के असफल अध्यक्ष सिद्ध हो रहे हैं, असफल पटवारी सिद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के हलके को नहीं संभाल पा रहे हैं। प्रतिदिन हजारों नेतागण कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कांग्रेस के हलके को छोड़ रहे हैं, तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं में मची ये भगदड़ फिर वही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं रोक पा रही? ऐसी क्या वजह है कि नेता की नाराजगी दूर करने में कांग्रेस संगठन असफल साबित हो रहा है? पार्टी में पतझड़ की क्यों स्थिति बनी हुई है? सबसे अहम सवाल तो ये कि क्या बीजेपी के संपर्क में अभी भी और भी कई नेता है जो कांग्रेस छोड़ने की लाइन में है? आखिर इस भागम भाग का असर चुनाव में कांग्रेस पर कितना पड़ेगा? खैर, इन सवालों के जवाब जल्द मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को जल्द किसी फैसले पर पहुंचने की जरूरत जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से, और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा हमसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रभु जी, आप ही के पास कि अक्षय कांति बम का तो ये था कि बम कब फटा कांग्रेसियों को बाद में पता चला जब उन्होंने नॉमिनेशन ले लिया, लेकिन रामनिवास रावत का तो सबको पता था। खबरें आई कि राहुल गांधी ने उनसे बात कर ली है, उनको संतुष्ट कर दिया है। फिर अचानक खबर आती है कि वो मोहन यादव के सामने उस दिन शामिल हो रहे हैं बगल के मुरैना में, जब पड़ोस के भिंड में राहुल गांधी सभा कर रहे हैं, संविधान के खतरे में होने का हवाला दे रहे हैं।
तो कांग्रेस में ये भगदड़ जो मची हुई है, क्योंकि अभी तक ये था कि ऐसे नेता जा रहे थे जिनके बारे में कहा था कि चुनावी राजनीति में सफल नहीं है, या पूर्व विधायक सांसद हैं, या पूर्व कुछ प्रतिनिधि हैं, लेकिन अगर मौजूदा विधायक छोड़कर अगर जा रहे हैं, वो भी इस परिस्थिति में जब कांग्रेस को बहुमुश्किल प्रदेश में 66 सीटें मिली थी, पहले कमलेश शाह अमरवाड़ा से और अब रामनिवास रावत, कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, ये कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि उनके लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। जो जा रहे हैं नेता, जो उनको पद चाहिए वो तो ठीक है, समझ में आता है कि ज़्यादा लालच नहीं, लेकिन जो आपके विधायक हैं जो अभी चुनाव जीत कर, अभी हम मुकेश नायक को सुन रहे थे, 4 महीने पहले ये चुनाव जीत कर आए हैं। और रामनिवास रावत कोई छोटे मोटे कांग्रेस के नेता नहीं है, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं। और रामनिवास रावत तब नहीं गए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, सिंधिया खेमे के माने जाते हैं, लेकिन अब 4 साल बाद वो जो यदि बीजेपी में जा रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा इस बात को लेकर कि कहाँ उनके सिस्टम में खामी है जिसकी वजह से अच्छे लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। एक अच्छा दखल प्रभाव उनका रहता है उस क्षेत्र में जहाँ से वो चुने जाते हैं, और कांग्रेस के अंदर भी बड़ी अहमियत उनकी है। विधानसभा उनका परफॉर्मेंस हमने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका विधानसभा में रहा है। कि जब चुनाव की बारी आती है तो आप देखिए, जब अध्यक्ष की बारी आती है तो जो 3-4 कार्यकारी अध्यक्ष थे उनमें से एक को बना दिया, ये पीछे छूट गए सीनियर होने के बावजूद। जब नेता प्रतिपक्ष की बारी आई तो जूनियर को बना दिया, ये फिर पीछे छूट गए। जब भिंड से टिकट की बारी आई, ये जो माफ कीजिएगा मुरैना से, ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ पर, और इस बार स्थितियाँ अनुकूल थी उनके लिए, खासकर यदि कांग्रेस का जो भी मुरैना से कैंडिडेट होता उसके लिए पिछले बार की तुलना में इस बार परिस्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल थी, जीतने की संभावना वहाँ पर दिख रही थी यदि अच्छे से मेहनत करें। तो ये वहाँ पर भी चूक गए, कोशिश की इनने, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पूरे तंत्र में ही कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, उसकी वजह से ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। और ये आप देखिए कि ये इनको बीजेपी क्यों लेकर गई एक विधायक को। जब राहुल गांधी ने रोका तब नहीं गए, वो मान गए। मोदी के मंच पर शामिल होने वाला व्यक्ति जिसको ये सम्मान मिल रहा था कि वो प्रधानमंत्री के मंच पर शामिल होगा, वो मुख्यमंत्री के मंच पर शामिल हो रहा है प्रधानमंत्री को छोड़कर। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितने दुखी थे वो अंदर से। राहुल गांधी के रोकने के बावजूद उनको नहीं लगा कि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल होने वाली हैं। और बीजेपी के लिहाज से यदि हम मुरैना को देखते हैं तो बहुत मुश्किल सीट है, जिस तरीके से छिंदवाड़ा मुश्किल सीट थी, उसके बाद यदि दूसरे नंबर पर कोई मुश्किल सीट बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में है तो मुरैना मानी जा रही थी, जहाँ नीतू शिकरवार काफी मजबूत कैंडिडेट है। विधानसभा के जो नतीजे हैं, विधानसभा के नतीजे भी वहाँ की पर गवाही दे रहे हैं। तो ऐसे में उनने वहाँ पर भी एक विधायक ले गए कमलेश शाह को अमरवाड़ा से, और यहाँ पे जो है विजयपुर से रामनिवास रावत को ले गए। तो बीजेपी अपनी बिछाई बिसात में निश्चित तौर पर सफल है। बीजेपी को कहीं इसमें दोष नहीं देना चाहिए, बीजेपी के कदम सही माने जा रहे हैं, क्योंकि राजनीति नाम ही इस बात का है कि आप ये इनके प्रकार किसी भी तरीके से जीत हासिल कीजिए जी। और साम दाम दंड भेद, ये सारी चीज़ें राजनीति का मूल तत्व हैं, तो इसके बिना राजनीति होती नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या बसपा हो, कोई सा भी दल हो, सबके साथ यही स्थितियां हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का गेम प्लान बिल्कुल सही है, बीजेपी को दोष देना बिल्कुल पूरी तरह गलत है। कांग्रेस की खामी है, कांग्रेस के सिस्टम को सुधारना होगा, कांग्रेस के आला कमान को समझना होगा कि राहुल गांधी की बात करने के बावजूद यदि आदमी छोड़कर जा रहा है तो निश्चित मानकर चलिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है। तो शर्मा जी, चिंता का विषय तो है कि बम फूटा तो कांग्रेसियों को पता नहीं चला, लेकिन अगर राम अपना कांग्रेस का निवास छोड़ के बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं राहुल गांधी के बात करने के बाद भी, वो 6 बार के विधायक है, मंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा है ओबीसी का उस क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो गलतियां जो प्रभु जी ने भी कहा। आपको इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये जो भगदड़ मची हुई है ये केंद्र के जो नेतृत्व है कांग्रेस हाउस की गलतियों के कारण है, या जो प्रदेश में जो नया नेतृत्व दिया है वो ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजों का समावेश है इसमें। केंद्रीय नेतृत्व नाम की चीज तो बची नहीं है अभी। लगभग ये माना जा रहा है कि हाईकमान जो निर्णय ले रहा है वो सारे आत्मघाती निर्णय हैं, और उन आत्मघाती निर्णयों का परिणाम ये निकल रहा है कि पूरे देश भर में भगदड़ मची हुई है। भाई, क्षेत्रीय नेतृत्व की यदि हम बात करें तो कम से कम ये हो सकता है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में ऐसा होगा, लेकिन आप जिस भी राज्य में उठा करके देख रहे हैं उस राज्य में, क्योंकि इस देश की जो पॉलिटिक्स है, मनोज जी, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इस देश की पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर 2 चीजें अलग अलग बट गई हैं, बहुत साफ साफ बट गई हैं। क्योंकि इस समय जो चुनाव हो रहा है उसमें विदेशी शक्तियां भी शामिल हैं। विदेशी शक्तियों का मैं भाजपा कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं उस दृष्टिकोण से मैं नहीं कह रहा हूँ,
आप देखिए बड़े बड़े उद्योगपतियों की आलोचना होती है तो जॉर्ज सोरेस का नाम आता है कि भैया उसने जो है एक प्रकार का माहौल बना रखा है, इसी प्रकार से उद्योगपतियों को निपटाने की बातें होती हैं। आज मैं उसको पढ़ रहा था कि आपकी जो 5वीं अर्थव्यवस्था है वो 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़ने की स्थिति में जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रोविंग यदि कोई अर्थव्यवस्था है तो वो भारत की है। और आज मैंने जो रिपोर्ट देखी उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया है कि भारत जो है वो तीसरी बड़ी महाशक्ति के रूप में आ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सैन्य शक्ति का भी उतना ही विस्तार हुआ है, अर्थव्यवस्था का भी उतना ही विस्तार हुआ है, हमारी श्रम शक्ति का भी उतना ही विस्तार हुआ है, हमारे औद्योगिकीकरण का भी उतना ही विस्तार हुआ है। इसलिए हम तीसरी महाशक्ति के रूप में चीन को पीछे छोड़ करके अमेरिका और रूस के बाद पहुंचने जैसी स्थिति में है। आज मैंने ऐसा आकलन, हालांकि वो आकलन मैंने देखा तो वो विदेश का आकलन था, और उस आकलन को मैंने कुछ विशेषज्ञों को भेजा, जानकार मित्रों को, कि जो इस प्रकार के इंडस्ट्री क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उनके रिप्लाई में भी सकारात्मक पक्ष आया है। ठीक है, ये बात सच है कि 100% कोई भी नहीं मानता, लेकिन ये मान के चलते हैं कि भारत ने ग्रोविंग तेजी से की है। तो यहाँ का जो चुनाव है उस चुनाव के अंदर केवल इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि यहाँ जो है केवल मतदान हो जाएगा और सब हो जाएगा। ये देश के भविष्य के लिए मतदान हो रहा है, जो मैंने उल्लेख किया शक्तियों का कारण। इसका बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है। अब हमारी संस्कृति और हमारी व्यवस्थाएं, इन दोनों को समावेश करके मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में चुनाव का प्रचार हो रहा है। इसके अंदर जिन लोगों की आत्मा में धीरे धीरे ये सुधार आ रहा है, ये आत्मा में परिवर्तन आ रहा है, वो भगदड़ का दौर है। इस भगदड़ को भाजपा कितना अपने अंदर समाविष्ट कर पाती है। तो ये आत्मा का परिवर्तन कांग्रेस में क्यों ज्यादा नजर आ रहा है? नहीं, कांग्रेस में मैंने बताया ना, सबसे पहली लाइन ये बोली कि कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस में जो एक विजन होता था सर्वधर्म समभाव का, वो विशुद्ध रूप से तुष्टीकरण की तरफ चला गया है। आप जो है मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात कर रहे हो, वो मुस्लिम समाज को आरक्षण दे नहीं सकते क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कर्नाटक में दे दिया उन्होंने ओबीसी कोटे का काट के। नहीं, यदि ओबीसी मान करके उनको, मैं पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं कर रहा, ओबीसी मान करके यदि आप उनको कर रहे हैं तो समूचा समुदाय जो है वो हो नहीं सकता। आप उसके अंदर जो है जो जातियां हैं उनको डिफाइन करिए। जब आप मानते हो कि कर्नाटक और तेलंगाना और इसमें जातियां उनकी आती है, तो जाति की जनगणना की आप बात कर रहे हो, तब उसमें उनको समाविष्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ही आपकी नीयत खराब है। आप देश को एक विशेष संदेश देना चाहते हो। भाई जातियों के आधार पर यदि ओबीसी मान करके आप कुरैशी को और इन सबको जिनके नाम अपन उल्लेख कर सकते हैं, उनको यदि आप ओबीसी मान करके और आरक्षण देने की बात, जो उनके लिए प्रचलित शब्द है पसमानदा मुस्लिम, तो आप उनको ये भी, मनोज जी, ये भी तो कर सकते हो कि जातिगत जनगणना जो हम करा रहे हैं उसके अंदर ईसाई और मुस्लिम समुदाय भी शामिल होगा। आप कह करके बताइए ना खुल करके, लेकिन वो नहीं बोलते। इसका मतलब ही ये है कि आपके उसको देखिए, एक शब्द हम सब लोगों ने खूब सुना, टूल किट वाला। जब आप आंदोलन के अंदर टूल किट शामिल हो सकती है, जब आपके किसानों के अंदर वो हो सकती है, जब आपके सीएए के मामले में और इन सारे मामलों में टूल किट शामिल हो सकती है, तो इस चुनाव में वो टूल किट शामिल क्यों नहीं होगी? आप तीसरी बात देखिए, हम उन लोगों की तरफ के पोस्ट को देखिए सोशल मीडिया के अंदर, जो ऐसी बचकानी पोस्टें कर रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके नाम जो है हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। एक ऐसी मुहिम देश भर में चली हुई है, उसी मुहिम का ये परिणाम है कि राजनीतिक दलों के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। सबकी समझ में ये आ रहा है। आप एक चीज बस समापन कर रहा हूँ, एक जो है मैंने अभी महसूस की है कि आप कितना भी जोर लगा रहे हैं, ये जो चुनाव जो है ये मोदी वर्सेस हो गया है कि भाई हर आदमी से बात करिए, आप किसको वोट दे रहे हो, कोई भाजपा को वोट दे रहा नहीं बोलता। 90% लोग बोल रहे हैं हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या 3 या 4 बार, कोई टीवी पे बात करके देख लीजिए, आप अपने रिपोर्टर को घुमा लीजिए, वो 3 या 4 बार नाम लेता है, भाजपा का एक भी बार नाम नहीं लेता, सब कहते हैं मोदी को वोट दे रहे हैं। इसका अभिप्राय है, आप देखिए मोदी को पहले वेस्ट पर जो है जब लगा था, माइक पर बोलते थे तो आगे कमल लगाया उन्होंने, तो उन्होंने माथे पे ही लगा लिया। तो इसका अभिप्राय ये है कि भैया मोदी का मतलब कमल होता है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को बारीकी से समझिए। ये भगदड़ यहीं तक नहीं है, गोविंद राजपूत वाली भगदड़ जो है, वो शब्दों वाली भगदड़ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, गोविंद राजपूत का जिक्र किया तो मैं वहीं से शुरू करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो स्थितियां हैं हो सकता है कि 7 मई तक जीतू पटवारी भी बीजेपी खेमे का हिस्सा हो जाए। दूसरी बात है, जो भगदड़ की हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कि जो निर्वाचित लोग हैं अगर वो साथ छोड़ रहे हैं,
शारदा सोलंकी का हम जिक्र कर रहे हैं, 2 महीने पहले उनकी फोटो आई थी कि वो दिल्ली में जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिली थी। 2 महीने में अगर आप डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने नेता को नहीं मना पा रहे, उसको रोक नहीं बता पा रहे हो, यानी आपके पास कोई कारण नहीं बचा कांग्रेस के पास कि वो नेता आपके पास क्यों रुके। और मुकेश नायक कह रहे हैं कि पार्टी ने क्या नहीं दिया। वो मुकेश नायक तो खुद ही एक बार छोड़कर जा चुका है अजय भारत पार्टी में। देखिए मनोज जी, ये लाभ की राजनीति हो गई है। मतलब क्यों जा रहे हैं, रोक नहीं पा रहा है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में कोई रोक नहीं पा रहा है। जो प्रभु जी कह रहे हैं कि नेतृत्व कमजोर है, या शर्मा जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कमजोर है, और कमजोर अभी नहीं हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं कमजोर है। इस वजह से पहले भी लोग छोड़ के गए हैं, और आज इसलिए जा रहे हैं छोड़कर कि कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा है, कि माहौल अलग है, कांग्रेस लड़ रही है, मुद्दों पर टिकी नहीं हुई है। वो मुद्दे थे उसके, कांग्रेस के जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी लोगों को लेकर जो वो तुष्टीकरण की राजनीति वो खलने लगी है। जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने डिसीजन लिए कि आप देखिए किस तरह से अल्पसंख्यकों को, तो जो उस पर आरोप लगते रहे, वो आरोप एक तरह से वो साबित करती रही है, उनको पुष्टि करती रही कि हाँ, उसके मन में कहीं ना कहीं एक तरह से एक वोट बैंक को साधने का है। चाहे उनके बड़े नेताओं के बयान देख लीजिए, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर लें हम, चाहे अन्य नेताओं की बात कर लें, वो कहते थे और अब उस पर अमल होते शुरू हो गए। तो जो कांग्रेस पर है ना, कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया है। इस वजह से जो कांग्रेस के नेता हैं, जो खाटी कांग्रेसी हैं, जो वहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात बदौलत वहाँ टिके हुए थे, वो अब कहीं ना कहीं भगदड़ मच गई है। जो राम मंदिर पे उन्होंने डिसीजन लिया, उससे भी कहीं ना कहीं आहत हैं। आप देखिए सुरेश पचौरी जैसे नेता, जिसको क्या नहीं दिया पार्टी ने, एक बार भी आप चुनावी राजनीति से ऊपर नहीं गए, आप चुनावी राजनीति से आप संसद तक नहीं पहुंचे, आपको राज्यसभा भेजा, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सीएम के दावेदार थे एक समय आप, अब वो बीजेपी में आ गए। रामनिवास रावत की जो बात की, आपने भी जिक्र किया है कि लगातार चर्चा थी, जब सिंधिया जी आ रहे थे तब भी चर्चा थी कि वो भी आएंगे, उनके करीबी थे, लेकिन इसके बावजूद वो रुक गए पार्टी में। अब क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी उनको वो सम्मान नहीं दे पाई जिसके वो हकदार थे। एक अच्छा वक्ता है वो, अच्छा 6 बार के विधायक हैं, तो क्या पार्टी में जो सीनियरिटी के हिसाब से, और आप ये उनकी जगह आप जूनियर को बना रहे हो, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो अपमान की बात है ना, जो सिंधिया जी ने कहा था कि अपमान बार बार है, जिसकी वजह से वो एक तरह से बीजेपी में आ गए, तो वो सम्मान मुझे लगता है कि कांग्रेस दे नहीं पा रही। राहुल गांधी की बात में वो वजन नहीं है कि आपने यदि कुछ कह दिया है तो कोई आप टिके रहो। आप उन्होंने कहा भी था, सिंधिया से भी कहा था उन्होंने, लेकिन सिंधिया भी चले गए। एक सचिन पायलट हैं, वो इस उम्मीद में है कि भाई गहलोत के तो समय हो गए हैं, अब भविष्य उन्हीं का है कांग्रेस में, शायद इस वजह से। और वहां पे जिस प्लेन लेकर तो वो भी उड़ गया था, लेकिन सेफ लैंडिंग नहीं हो पाई थी। सेफ लैंडिंग तो नहीं वापस वो एयरपोर्ट पर वापस हो गए। कांग्रेस में ये भगदड़ मची हुई है, उसकी वजह है एक तो आपका प्रदेश नेतृत्व उतना सक्षम नहीं है, या हम कह सकते हैं कि उनके पास उतनी वो अनुभव नहीं है कि वो वरिष्ठ नेताओं को भी साथ कर चल सके। और संगठन में जो भिंड से उन्होंने, माफ कीजिएगा, मुरैना से कहा था उन्होंने कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो राहुल गांधी के शब्द यदि हम कहें कि राहुल गांधी की जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने कहा मुझे तो ये बताया गया कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो। तो आप सोचिए कि प्रदेश का जो नेता है वो किस तरह से हाईकमान को, जो हाईकमान कहलाता है, उसको भ्रमित कर रहे हैं। अरुण यादव के साथ भी वो तो हमने देखा। लेकिन प्रभु जी, क्या ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी नतीजा है कि वो ग्वालियर चंबल सिंधिया जाने के बाद कांग्रेसी बड़े उत्साहित थे कि एक परिवार का कब्जा खत्म हो गया है, नया नेतृत्व सामने आएगा, लेकिन अचानक से डॉक्टर गोविंद सिंह प्रकट हो जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, चुनाव हार जाते हैं। जयवर्धन सिंह वहाँ सक्रिय हो जाते हैं, रैली निकालते हैं, कभी गुना से लेकर ग्वालियर तक सक्रिय होते हैं, और अब ऐसे में रामनिवास रावत इकलौते बड़े नेता बसते हैं। लेकिन उनकी जो उपेक्षा होती है टिकट वितरण से लेकर तमाम सारी चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स ने उनको मजबूर कर दिया कि वो कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी के साथ चले जाएं। क्योंकि ऐसा हमने कमलेश शाह के मामले देखा, जो गढ़ था कमलनाथ का, और वो उनके सबसे खास लोगों में माने जाते थे। बिल्कुल मनोज जी, कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है, जो अंतर का षड्यंत्र है कांग्रेस का, ये उसका परिणाम ज़्यादा है। जय ब्रजेश जी बता रहे हैं, बिल्कुल वो स्थितियाँ जिस तरीके से आई हैं निकल कर, कि राहुल गांधी ने तो उल्टी बात कही कि भाई हमको तो पता ही नहीं कि आप, हमें तो ये सूचना मिली कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, आप टिकट मांगना चाहते थे, हमको पता ही नहीं था, नहीं तो हम आपको पहले टिकट दे देते। आशा उनकी बात का संभवतः यही होगा। तो इस तरीके की स्थितियां, वो दिग्विजय सिंह जिनने अभी उनको रोका था जाने से, उनका भी योगदान है रोकने में। दिग्विजय सिंह के मंच पर जाकर वो राजगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं यहीं रहूंगा, उसके बावजूद वो चले गए। तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि सामने वाले अक्षय कांति बम सुबह 9 बजे कांग्रेस का नहीं कर रहे। और ये भी हो सकता है ना प्रभु जी कि आप किसी एक परिवार से आपने मुक्ति ली ग्वालियर में,
तो कांग्रेस का ही जो खांटी कांग्रेस है उसको क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपना चाहिए थी। आपने बीजेपी से आए थे तो एक परिवार को वहां पे सर्वे सर्वा बना दिया। 3 विधायक भी, महापौर भी और सांसद ये भी तो एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, वो जो बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है वो कांग्रेस के अंदर अंदर वो ज्वालामुखी की तरह वो मुद्दा भी उबल रहा है। लोगों की उपेक्षा, वरिष्ठों की उपेक्षा और तमाम चीज़ें हैं जिसका परिणाम ये है, और उनको एक सेफ साइड मिल गई है। नरोत्तम मिश्रा जैसे जो है न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के जो संयोजक हैं, वो ऐसे लीडर मिल गए जो एक एक की नस जानते हैं। वो जरा से दुख दर्द को लोगों को सहलाते हैं और वो आदमी पिघल कर उधर चला जाता है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी उस गेम में को अच्छे ढंग से प्ले कर रही है जिसके तहत वो कांग्रेस को डैमेज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती है। लेकिन यहाँ दिक्कत कांग्रेस के जो पहले भी मैंने कहा था, चाहे केंद्रीय नेतृत्व की हो चाहे राज्य के नेतृत्व की हो, दिक्कत उनके सामने है। वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे कांग्रेस के साथ वो भी कमज़ोर हो रहे हैं, चाहे आला कमान हो चाहे राज्य का नेतृत्व, वो भी कमजोर है यदि अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। वो जिसको जाना है चला जाए, या आप ये कहें को पैसे के लिए चला गया, वो प्रलोभन के लिए चला गया, वो पद के लिए चला गया है, उसकी खदानें थी, और कहें कि नई बिल्डिंग बनने के लिए समतल करना पड़ता है, जमीन समतल करनी पड़ती है। आप ये सारे बयान देकर अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, अपनी पार्टी का तो नुकसान कर ही रहे हैं, अपने लिए भी गड्ढा खोदने वाली स्थिति है। यहाँ तो ये होता है कि मनाने का प्रयास किया जाए, बीजेपी से कोई बड़ा नेता जाने के लिए उतारू हो जाए, पूरी पार्टी उसके दरवाजे पर नतमस्तक हो जाएगी, दंडवत प्रणाम करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जाकर। हमने हिमाचल चुनाव में देखा कि प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं उम्मीदवार से, क्या बैठ जाइए जी। तो ये स्थिति है वहां पर। यहाँ एक पूरी बात जो है, जो सुरेश शर्मा जी ने भी कही, वो है कि बीजेपी, आप देखिए जनसंघ के जमाने से उनने अपने हिंदुत्व का एक जो आइडियोलॉजी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए वो लगातार लगी रही। बीजेपी से जनता पार्टी बनी, समझौते किए होंगे कुछ, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, अपना मुद्दा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से यदि आज यहाँ तक पहुंची है 303 अपने दम पर, तो वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने मुद्दे पर टिकी रही। कांग्रेस साथ दिक्कत ये है कि जिसको लेकर कांग्रेस सत्ता में रही, जिन मुद्दों को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर, उसको आप छोड़ देते हैं। कभी आप चुनाव आता है तो जनेऊ पहन के मंदिर में खड़े हो जाते हैं कपड़े के ऊपर, और कभी आप फिर वो जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने लगते हैं, कभी आप दूसरी बात करने। अब आप ये कहने लगे कि संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदल देंगे। तो आपकी दादी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो क्या उन्हें संविधान को फाड़ कर फेंक दिया था? जब वो नहीं फेंक पाई, जबकि पूरा देश उनके इशारे पर नाच रहा था, होते ने जरूर एक ऑर्डिनेंस फाड़ के फेंक दिया। हाँ, तो आज की तारीख में कोई कैसे उसको फाड़ के फेंक देगा? तो ये जो बेहूदगी की बातें हैं, जो जनता के भी सिर से ऊपर गुजर रही हैं, जनता को भी, अब आज देश की जनता वो नहीं है जो 1951-52 की थी, जब अनपढ़ थी तब भी वो जानती थी किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया का जमाना, हर हाथ में स्मार्टफोन है, तत्काल वो क्रॉस चेक कर लेता है किसने क्या बोला, क्या स्थिति है। वैसे में आप ऐसे बचकाना बयान देंगे, ऐसे भाषण देंगे और बार बार देंगे, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर उसका कहीं असर होता हुआ नहीं दिख रहा, और आपके घर में ही इस तरीके से जो है लगातार लोग जाते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो शर्मा जी, अभी तक हमने देखा जब पहले बगावत हुई थी सिंधिया के नेतृत्व में, तो बाद में कहा गया तो सब गद्दार हैं, बिकाऊ हैं, बिक गए हैं। अक्षय बम के मामले में कहा कि 307 दर्ज हो गई है इसलिए वो चले गए, जबकि वो कोर्ट का आदेश था, 17 साल पुराना मामला। रामनिवास रावत का तो ना ईडी का कोई चक्कर है ना सीबीआई का कोई चक्कर है। अगर वो जा रहे हैं अगर नेता, तो आप एक लाठी से सबको हाँक दो कि बचकाने आरोप लगा दो, वो तो इसलिए जा रहा है, अपनी गलतियों पर ध्यान ना दो, या कह दो कि पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया। ये देखिए, जाने वाले को अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। वो ये कहेगा मेरे साथ पार्टी में ठीक नहीं हो रहा था इसलिए मैं पार्टी छोड़ के चला गया, या तो पार्टी कह रही है कि वो आदमी के साथ ऐसा हो गया इसलिए चला गया, वो इसलिए, मतलब उसकी सफाई पार्टी दे रही है। बिल्कुल, पार्टी का दायित्व ये है। नहीं शर्मा जी, यहाँ पार्टी उस पर आरोप लगा रही कि उसकी खदानें चल रही थी, उसको ये करना था, वो भ्रष्टाचारी था, उसने गड़बड़ की थी, इसलिए वो जा रहा है बचने के लिए। अभी तक कांग्रेस के अंदर जितने लोग थे सब भ्रष्टाचारी थे। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप साफ साफ कह देते हो। प्रभु जी, बड़ी गंभीर बात है कि ईडी और सीबीआई को से डर करके कांग्रेस के नेता दल बदल कर रहे हैं, और अंग्रेजों के शासन में कांग्रेसों से गुलामी से टक्कर लेकर के आजादी दिलवाई। तो भैया आप देश को क्या बताना चाहते हो कि कांग्रेस तो तब भ्रष्टाचार नहीं कर पाए थे ना, सत्ता में नहीं थे ना शर्मा जी। कांग्रेस ऐसे लोहे के बने नेताओं की पार्टी थी कि अंग्रेजों से नहीं डरे और ईडी और सीबीआई से डर गए। क्या बताना चाहते हो देश को भैया? क्या समझाना चाहते हो कि कांग्रेस जो है उस जमाने से आज के जमाने तक आते आते इतनी कमजोर हो गई है कि उसको ईडी का डर लगने लग गया। यार, इतनी चोरी करने की जरूरत क्या थी जब ईडी डर रहे हो? तो इतना गड़बड़ करने, भ्रष्टाचार करने की जरूरत क्या थी? आप खुद स्पष्ट कर रहे हो कि हम भ्रष्टाचार करे हुए इसलिए ईडी का डर लग रहा है, हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।
ये बातें जायज नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। आप बताइए, केजरीवाल पर 100 करोड़ का आरोप लग गया, उसने एक दिन नहीं कहा कि हमने भ्रष्टाचार किया, उनकी पार्टी नहीं कह रही कि हमने भ्रष्टाचार किया, कोई कहता है क्या? लेकिन ये तो जाने वाले पे तत्काल आरोप लगा करके सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आदमी बैठा हुआ था कल तक वो आदमी भ्रष्ट था, तो इस आदमी को इस प्रकार की चिंता थी। संगठन के अंदर स्पष्ट नीति है मनोज जी, प्रभु जी, आप सब लोग, ब्रजेश जी जानते हैं, संगठन की स्पष्ट नीति है। अपने व्यक्ति को प्रोटेक्शन करेंगे तब आपके पास बचे हुए लोग रुकेंगे। लेकिन शर्मा जी, ये भी एक चक्कर है ना, क्योंकि वक्त कम है। ये भी तो हो सकता है ना कि आज जो भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहा है, कल हो सकता है वो उसी मंच पे उसके पड़ोस में बैठा रहे, वो फिर एक दूसरे को सफाई देते रहे यार कि ठीक है मैंने तेरे बारे में कह दिया था, अब तू मेरे बारे में मत कहना। बहरहाल वक्त इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर दल बदल का खेल कहें, सत्ता का खेल कहें, पावर का खेल कहें, डर कहें, धमकी कहें, लेकिन कांग्रेस को इस बारे में सोचना ज़रूर होगा कि अगर उसके सिटिंग एमएलए इस कठिन परिस्थिति में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जब पूरी पार्टी को पता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे बात कर रहा है और लगातार अगर झटके मिल रहे हैं तो उन झटकों के पीछे कारण क्या है उसको समझने की बजाय आप ये केवल ये कह के टाल दें कि वो तो खदान के लिए जा रहे हैं, दुकान के लिए जा रहे हैं, ईडी के डर से जा रहे हैं, सीबीआई के डर से जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप बाकी लोगों को भी एक रास्ता दिखा रहे हैं कि एक रास्ता अगर थोड़ा बहुत जिन्होंने करप्शन किया होगा या जिनके आर्थिक लाभ हो गए उनको भी एक रास्ता आप बता रहे हो। तो आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करके कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाह रही है या कमज़ोर करना चाह रही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।